चैप्टर में पेज चैप्टर में पेज 46 नहीं 47 चैप्टर में पेज 47 जैसे एस बेच रहे थे, अब ए बेच लेते हैं। एस बेचने पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? अच्छा, ये काम ना वैसे जो ए बेचने वाला है ये इनफैक्ट हम स्टेप एक्विजिशन में कर चुके हुए एक तरह से। जब ए से एस बन रहा होता है तो ए को बेचना मान रहे होते हैं ना, तो उस पे गेन कैसे निकालते हैं? ए की उस वक्त फेयर वैल्यू और उसमें से माइनस उस दिन अगर इक्विटी मेथड पे इन्वेस्टमेंट इन ए निकालते तो क्या आती? वो माइनस, और उस दिन तक के अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में ए का हिस्सा हमारे अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में। पेज 47 पे ये 5 और 6 दोनों पढ़ लें। ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, और अगर आप किए हुए को ना भी देखें तो अभी जो एस बेचते आ रहे हैं 2 दिन से, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये पढ़ लें खुद ही। पेज 47 5 और 6 दोनों पढ़ लें, आखिरी डब्बा छोड़ के, पेज के एंड वाला डब्बा छोड़ दें बाकी पेज 46 सारा पढ़ लें। हाँ जी, 5 तो सिंपली ये है कि ए बेच दिया, तो ए बेच दिया तो इक्विटी मेथड खत्म। आज तक जो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा था वो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में ऐड कर लेंगे, और ए बेच दिया तो उस पर जो प्रॉफिट पी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है वो निकाल देंगे, और जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो शामिल कर लेंगे। ठीक है, एस में भी यही कर रहे थे एस बेचने पे। और अगर ए बेच के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रख ली है तो वो जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट रख ली है तो वो गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हुए फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन आ जाएगी, और फिर ईयर एंड पे उसको अपडेट भी करना। 5 6 डन। चलें, ये जो आखिरी डब्बा है ना, ये मैं आपको सवाल के साथ सिखाता हूं। डिस्पोजल सब्सिडरी, डिस्पोजल एसोसिएट, बैलेंस शीट डन। एक सवाल और कर लेते हैं फिर इनकम स्टेटमेंट बताता हूं। दिसंबर 21 पास पेपर्स बने, आइए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिसंबर 2021। है जी जी, अटेम्प्ट वाइज रेंज है। पढ़िए, करता हूं।
जी पढ़ लें तुम्हें हैं क्या क्या रिश्तेदारी हैं भाई? एल की एक सब्सिडरी है ईएल, कितने परसेंट? 60%। ईएल की एक एसोसिएट है पीएल, कितने परसेंट? नहीं पता, चले कोई बात नहीं, नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, चलो ठीक है, खैर है, एसोसिएट है। और एएल की एक और सब्सिडरी एसएल जो पहले थी 90%, फिर इसमें बेच दिया और फिर चैन नहीं आया, फिर बेच दिया। अब वो कितना बेचा परसेंटेज तो नहीं बताई, लेकिन अंग्रेजी से पता चल रहा है कि पहले ये एस से छोटा एस बना, फिर ए बन गया है, नहीं सॉरी, एस से बना ये ए और ए से बना छोटा ए। कंट्रोल कहां लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट वाला होता है। और क्या हुआ? और क्या क्या है इस सवाल में कहानियां? नहीं रिश्तेदारियां देख रहा हूं पहले, सिर्फ रिश्तेदारियां यही हैं। ये एसएल सब्सिडरी से एसोसिएट बनी और एसोसिएट से छोटी एसोसिएट बन गई, और ईएल की भी एक एसोसिएट है, यानी सवाल में दो एसोसिएट्स हो गई, लेकिन इसमें एक के प्रॉफिट का शेयर इसके कॉलम में आना है और इनके प्रॉफिट्स का शेयर इसके कॉलम में आना है। तो इसमें एस की डिस्पोजल भी है और ए की भी पार्शियल डिस्पोजल है। चलें करते हैं क्वेश्चन 3 दिसंबर 21। एएल ग्रुप कंसोलिडेटेड क्या हुआ? अच्छा, एज एट दिसंबर 31, 2020। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी है कोई? करंट लायबिलिटी, बस लायबिलिटीज हैं। चलो लायबिलिटीज, पीपी। अच्छा, अब ये जो एसएल है ये नहीं करना कंसोलिडेट, ये सब्सिडी नहीं रही, अब सिर्फ ईएल को कंसोलिडेट करना है। हाँ, एसएल का डाटा भी नहीं है, तो कितना? 5300 और है 1700। और कुछ नॉन करंट एसेट्स में बस इन्वेस्टमेंट्स ही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं क्या क्या हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो बहरहाल है, बाकी देखते हैं, कोई हुई सवाल करते हुए आई बीच में तो लिख लेंगे।
अगर कोई अदर इन्वेस्टमेंट भी हुई तो लिख लेंगे, लेकिन एसोसिएट तो सवाल में है। बाकी फिर देखते हैं, नॉन करंट में 2-3 लाइनें छोड़ लिया करें। करंट एसेट्स, बस करंट एसेट्स हैं कितने, 5380 1900। एसेट्स हेल्ड IFRS 5 कितने, 400 बस। कैपिटल है, प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी है, अदर रिजर्व है कोई, रिटेन्ड अर्निंग्स और NCI। लाइबिलिटीज़ में बस सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं 2900 और 1080। गुडविल किस किस में, EL में तो है, और SL भी हुआ करती थी कभी, तो उस पे भी है। हाँ जी, डाटा ही नहीं है कोई। रिटेन अर्निंग्स, EL का कॉलम, SL जब सब्सिडरी होती थी, ये तब S होती थी, फिर उसके बाद ये A बन गई, कब, अरे वाह, जब डिस्पोज किया, जबरदस्त यार, कब, 31 दिसंबर 19। और उसके बाद फिर छोटा A कब हो गया, अच्छा इसका मतलब है कि 3 कॉलम आ जाएंगे, तो छोटा A लिख लें, या छोटा A कर क्या लिखना है, ये SL है 90%, ये SL है, अच्छा कैसे 40%, चलिए जिनको 40 नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कर समझा देता हूं। और ये ट्वेंटी फोर रह गया। ये जिनको 40 और 24 समझ नहीं आया कोई बात नहीं, वर्किंग कर देता हूं अभी। नहीं तो कैमरे में नहीं आएगा, है SL और EL, ये रेहान, ये ठीक है, अब ये ठीक है, EL SL 24, SL 40, SL 90 और AL, चलो सही है नहीं है, हाँ लग रही है यार, रिमोट है नहीं आपके पास, चलो रहने दो। अच्छा चलें, अब ये कॉलम बनाए हैं तो ये फिगर्स भर लेते हैं। EL तो EL ही रहा, SL के सारी कहानी देखते हैं। SL कब खरीदा था, 1 जुलाई 17, फिर उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 19, फिर 1 अक्टूबर 20, फिर 31 दिसंबर 20। रिटेन अर्निंग्स क्या क्या है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो है नहीं, अब जो भी है रिटेन अर्निंग्स वो आपको 0.2 के टेबल में दी हुई है। इस दिन 410, इस दिन 385, इस दिन 340, इस दिन 250।
तो इसमें 340 माइनस 250, इसमें 385, 340, 410, 385। चलें जी, जगह होगी तैयार। पॉइंट नंबर 1, एएल ने ईएल के शेयर्स खरीदे थे, कितने के? अच्छा, शेयर एक्सचेंज किया था और ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर कैपिटल और प्रीमियम दोनों ठीक नहीं है। कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा ईएल के कितने शेयर्स खरीदे थे? 60%, यानी 1100 का 110 का 60%, 66 खरीदे थे और बदले में अपने 1 फॉर एवरी 3, तो हमने उसके खरीदे 66 और अपने दिए 1/3, और उस वक्त हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू 105 थी। तो इन्वेस्टमेंट में आ गया 432310। अब इसमें फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपए। तो कैपिटल बताइए बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? कैपिटल तो सिर्फ पी का कितना? 3400, और प्रीमियम कितना आ रहा है? 1200। तो अभी हम क्या करें? 22 मिलियन फेस वैल्यू, 220 हो गया, और बाकी सारा प्रीमियम। बीस 90। शेयर एक्सचेंज थी, ये वैल्यू बन गई, और चूंकि पेरेंट ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों में रिकॉर्ड कर लिया। पॉइंट 1 में और एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स थी 20-50। एनसीआई फेयर वैल्यू पे, प्रोपोर्शनेट पे? कहां लिखा है? बिल्कुल लास्ट में। तो एनसीआई जो कि 40% थी, उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 110 में से 66 हमारे पास हैं, एनसीआई के पास 44 हैं, और एक कितने का? 30 का। कितनी? 13-20 लेस नेट एसेट्स। कैपिटल ईएल का 1100, प्रीमियम कोई भी नहीं है। रिटेन अर्निंग्स उस दिन 2050। अब आते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स पे। पहला बुलेट पॉइंट, ईएल की बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो असल में उसके एक एसोसिएट में की गई इन्वेस्टमेंट है। जितनी उसकी बैलेंस शीट में आ रही है ऊपर 650, वो उसके एसोसिएट में की गई एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेयर वैल्यू उस वक्त 100 ज्यादा थी। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई एसेट की। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 100 यहां ऐड और पीपी में ऐड। ये ईएल की एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी, तो उसकी फेयर वैल्यू 100 ज्यादा थी, यहां ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। लेकिन क्योंकि एसोसिएट की वर्किंग होती है पूरी, तो इसकी भी वर्किंग साथ ही खोल लेते हैं। दो एसोसिएट्स हैं, एक ये पीएल है और एक ये एसएल है।
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दो वर्किंग्स होनी है, एक पीएल है जो कि ईएल की सबसे एसोसिएट है और एक एसएल है जो हमारी एसोसिएट है। नहीं, इन्वेस्टमेंट है ना, वहां से दोनों हिस्से इसमें ऐड कर लेंगे। वो तो रिटेन अर्निंग के टुकड़े करने होते हैं, इसलिए दो कॉलम बनाए। ये तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, वो दो टुकड़े आएंगे, वो दोनों में ऐड हो जाएंगे। ये मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग बना रहा हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की फिगर और उसमें रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व का हिस्सा ऐड करते हैं, वो कर रहा हूं मैं। तो पीएल की इन्वेस्टमेंट जो कि उसकी बैलेंस शीट में 650 थी, उसमें 100 और ऐड कर लेते हैं। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है मैंने। गुडविल की वर्किंग में 100 ऐड और इधर 100 ऐड। पॉइंट 1 सेकेंड बुलेट पॉइंट, नहीं पहला पूरा नहीं हुआ अभी। रिटेन अर्निंग्स कितनी आ रही है बैलेंस शीट में? एएल की है 30 500 और ईएल की 2470। जी पहला बुलेट पॉइंट में और कुछ प्रॉफिट एसोसिएट का नहीं दिया हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट दिया हुआ। इसीलिए ये जरूरत ही नहीं पड़ी सवाल वाले को बताने की कि कितने % पीएल में इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने ऑलरेडी वो शेयर ही बता दिया जो एक तरफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होना है और एक तरफ रिटेन अर्निंग में ऐड होना है। उन्होंने उसकी अमाउंट ही बता दी है। और चूंकि ये ईएल की एसोसिएट है तो यहां कितना 120, ये 120 इधर ऐड और वो इन्वेस्टमेंट में ऐड। तो पीएल की आपको फिगर्स चूंकि खुद ही बता दी, इसलिए पीएल का डेटा ही नहीं है इसमें। पॉइंट 1 पहला बुलेट पॉइंट डन। दूसरा बुलेट पॉइंट, हाँ जी, तो क्या करें, इसको बढ़ा दें, ना करें, क्यों? ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्सेप्शन में था। चैप्टर का दूसरा या तीसरा पेज होगा या चौथा पेज होगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कुछ एक्सेप्शंस थी। है तीसरे चौथे पेज पे लिखा हुआ है, जहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, वहां पर मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है कि फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन पे नहीं करनी फेयर वैल्यू एक्सरसाइज। तो उनमें एक ये भी है, आखिरी पॉइंट, IFRS 5 वाले एसेट्स। इसलिए इस 15 मिलियन का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की एक्सेप्शन में फॉलो कर रहा है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है। पेपर में याद नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे बस। नहीं, खैर का तो कुछ नहीं कह सकता, खैर तो तब है अगर टोटल 50 आ गए हैं तो इस 15 का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट है। थर्ड बुलेट पॉइंट, प्री एक्विजिशन तो नहीं है 120, एक्विजिशन डेट तक तो 100 एक्स्ट्रा था। अब ये फॉर द ईयर का प्रॉफिट है जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 का पहला बुलेट पॉइंट दोबारा समझें। एसोसिएट में की गई इन्वेस्टमेंट पे इक्विटी मेथड लगता है, तो वो सिर्फ ग्रुप बैलेंस शीट में लगता है या इन्वेस्टर की अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी लगता है? सेपरेट में भी लगता है। ये मैंने एसोसिएट पढ़ाते हुए बताया था, जॉइंट वेंचर में भी ये बात की थी, एसोसिएट में भी ये बात की थी कि जो इक्विटी मेथड है वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो लगता ही है, कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कंपनी की मर्जी है, चाहे वो कॉस्ट पे रख ले चाहे वो इक्विटी मेथड पे रख ले। तो ईएल ने इसको रखा हुआ इक्विटी मेथड पे, बस सिर्फ फॉर द ईयर प्रॉफिट को शामिल करना रह गया उससे। देखें, अगर ईएल ने ये जो उसने पीएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कब की थी ईएल ने ये इन्वेस्टमेंट, कब की थी?
हैं जी? नहीं, देखें, एएल ने ईएल में इन्वेस्टमेंट की है, ईएल ने पीएल में कब इन्वेस्ट किया हुआ था? नहीं बताया। चलो मैं कहता हूं 1 जनवरी 17 को किया था। अब वो जो 1 जनवरी 17 को उसने इन्वेस्ट किया था, एम ही बहरो नहीं, 17 पसंद आया 18 कर लेता हूं। ईएल ने अगर अपने पास इस एसोसिएट को कॉस्ट पे रखा होता तो अब हम इक्विटी मेथड बना रहे होते, हम इसमें इक्विटी मेथड फिर खुद बनाते, तो इसमें रिटेन अर्निंग का हिस्सा ऐड करते। कितने अरसे का? तब से लेके अब तक। तो वो तो आपको दिया ही नहीं है, आपको तो बताया सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट फॉर द ईयर है। जाग रहे हैं? ईएल में एएल ने इन्वेस्ट किया 1 जनवरी 20 को, ईएल ने पीएल में कब इन्वेस्ट किया था? नहीं बताया। मैं कहता हूं 1 जनवरी 18 को किया था। अगर ईएल ने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस इन्वेस्टमेंट इन पीएल को कॉस्ट पे रखा होता तो ग्रुप में तो बहरहाल हमें इक्विटी मेथड पे लाना पड़ता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? ईएल वाले कॉलम में रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा ऐड करते। कितने अरसे की? तब से जब से उसने पीएल में इन्वेस्ट किया था। तो आपको तो वो डेटा ही नहीं बताया, आपको तो सिर्फ बताया ही यही है कि पीएल ने फॉर द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया। तो इसका मतलब है कि ईएल अपनी बुक्स में ऑलरेडी इक्विटी मेथड ही चला रहा था, सिर्फ फॉर द ईयर प्रॉफिट का हिस्सा डालना वो मिस कर गया। इस सवाल से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सवाल करते हुए, पेपर में सवाल करते हुए किसी ने गौर भी नहीं करना था इस बात का कि वो रिटेन अर्निंग का हिस्सा ले रहा है कि प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है बाद में किसी के ध्यान में आ जाए, ये प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है। हालांकि इक्विटी मेथड बैलेंस शीट का सवाल करते हुए एसोसिएट इन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में क्या हिस्सा ऐड करना होता है? रिटेन अर्निंग का। ये तो प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है। तो बस ऐसी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि यकीनन ये अपने पास ऑलरेडी इक्विटी मेथड लगा रहा था, पिछले साल तक के हिस्से उसने ऑलरेडी कर लिए हुए थे, बस सिर्फ ये इस साल का हिस्सा था जो ऐड करना भूल गया था, वो हमने कर लिया। ये ना भी बताता तो सवाल करने पे फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का। वैसे ही बता रहा हूं, कोई ध्यान में अगर कभी सोच ले तो एक्स्ट्रा बात बताइए। नहीं समझ आई? कुछ नहीं कहा मैंने। ये मैंने से बताना शुरू क्यों किया था? किसी ने सवाल पूछा था क्या? मैं भी बोल रहा था। मैं मुझे लगता है किसी ने सवाल पूछा था, पता नहीं क्या पूछा था, क्या बात हुई थी। हाँ, एक्विजिशन डेट तक ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, तो गुडविल में तो ये हमने डाल दी। उसके बाद जो मजीद प्रॉफिट आया वो तो इधर ही आना था। चलें, जिनको सवाल भी समझ नहीं आया तो वो इस डिस्कशन को इग्नोर करें। पॉइंट नंबर 1 के मैं 2 बुलेट पॉइंट्स तक पहुंच चुका हूं। तीसरा बुलेट पॉइंट, कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये ईएल की बैलेंस शीट में हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो रहे थे डिस्क्लोज। कंटिंजेंट एसेट का तो कुछ भी नहीं करना। ये आपको जब एक एडजस्टमेंट पढ़ाई थी ना, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की मिसाल दी थी। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी आइडेंटिफाइबिलिटी हो, वो उस वक्त मौजूद हो, लेकिन IAS 38 के मना करने की वजह से उनको एसेट नहीं बनाया गया था, तो उनको हम ग्रुप में एसेट बना लेते हैं। उस एडजस्टमेंट में देख लीजिएगा पेजेस बाद में कभी पलट के, वहां ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है कि इस लाइन में कंटिंजेंट एसेट्स को नहीं ले आना, उनको इग्नोर रखना है। तो इसलिए इस सवाल के कंटिंजेंट एसेट्स का तो बहरहाल कुछ भी नहीं करना। रही बात कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो इस पे लग गया केस, जो आपको 3 केसेस पढ़ाए थे उनमें से दूसरा वाला, कि बाद में एस ने उसको कर लिया प्रोविजन रिकॉर्ड। तो इसके लिए करना था कि एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू तो यहां लिखनी है, कितनी, यहां लेस और लायबिलिटीज में ऐड। और चूंकि एस बाद में रिकॉर्ड कर चुका है, तो जो दोनों में से लोअर अमाउंट है उसको यहां से भी निकाल दें और रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दें। ये आप कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला पेज खोल के देखेंगे तो वहां ये मैंने केस बना के लिखा था, ये केस 2 बनाया हुआ मैंने। सब्सिडरी ने अगर बाद में प्रोविजन बना ली हो तो प्रोविजन और एक्विजिशन डेट वाली फेयर वैल्यू में से जो लोअर है वो लायबिलिटी में से भी निकाल देंगे और इधर ऐड बैक कर देंगे। चौथा बुलेट पॉइंट, असेंबल्ड वर्क फोर्स। ये वैसे पॉइंट गैर अखलाकी है, ये ना टेस्ट नहीं करना चाहिए था।
अब वो बच्चा इतने सारे आईएएस खोल के बैठे वहां पेपर के अंदर, तो ये कहीं एक्सप्लेनेशंस में जाके ना ये एक एग्जांपल दी हुई है कि असेंबल्ड वर्क फोर्स की फेयर वैल्यू को नहीं एसेट लेना होता। तो मैंने फिर ये पहले नहीं लिखा हुआ था, इस अटेम्प्ट के बाद बुक में अपडेट कर दिया, वरना पहले मैंने इस बात को लिफ्ट नहीं कराई थी। तो असेंबल्ड वर्क फोर्स ये समझ लें आप, बस वर्क फोर्स जो की टीम है तो है नहीं है ना, हाँ, तो इसका भी कुछ नहीं करना, तो इसको भी कुछ नहीं करना। देखें हम ना वो एसेट्स ग्रुप में इज्जत देते हैं उनको जो वैसे देखा जाए तो एसेट बनते थे, लेकिन आई 38 ने उन पे कुछ शर्तें लगा दी थी, उनकी वजह से उनको एसेट नहीं बना रहे थे, वरना इनकी असल में पहचान थी, आइडेंटिफाइबल थे, लेकिन आई 38 ने कुछ शर्तें लगाई थी। जैसे आई 38 ने कहा था इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, मस्ट हेड्स और पब्लिशिंग टाइटल्स और गुडविल भी, इनको एसेट नहीं मानना, लेकिन ग्रुप में हम मान रहे होते हैं। लेकिन जिनकी जो आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, जिन पे कंट्रोल नहीं है, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो उस ट्रेनिंग कॉस्ट की बेशक फेयर वैल्यू भी दी होती, फिर भी हम उसको एसेट ना बनाते। तो ये असेंबल्ड वर्क फोर्स जो है ना, ये ऐसे ही है जैसे हमारे की इंप्लॉइज हैं, तो उनकी एक फेयर वैल्यू है, लेकिन ये नहीं है एसेट। तो इस पॉइंट का भी कुछ नहीं करना जी। इग्नोर कर देना, कंटिजेंट एसेट को भी लिफ्ट नहीं करानी और ये असेंबल्ड वर्क फोर्स इनको भी लिफ्ट नहीं करानी। ये मैंने जो पीछे नोट्स हैं उनमें इंटेंजिबल एसेट्स वाला जो पॉइंट लिखा था ना, उसमें ये दोनों बातें लिखी हुई। एक मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है कुछ, यानी ये बातें लिखी हुई हैं। ये बात मैंने बहरहाल इस अटेम्प्ट के बाद ही ऐड की थी, असेंबल्ड वर्क फोर्स वाली, लेकिन अब ऐड कर दी हुई है। क्या? हाँ, इसमें ना फालतू इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो इसलिए दी हुई है कि रिक्वायरमेंट में आप दूसरा सेंटेंस देखिए, लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन, जिसको आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए भी फालतू चीजें दी हुई हैं। तो आप उस लिस्ट डाउन के अंदर, अच्छा लिस्ट डाउन, बस लिस्ट डाउन विद रीजंस नहीं, जस्ट लिस्ट डाउन। तो हमने इसमें ये IFRS 5 का कुछ नहीं किया, कंटिजेंट एसेट का कुछ नहीं किया, और ये असेंबल्ड वर्कफोर्स का कुछ नहीं किया। पॉइंट नंबर 1 पूरा। पॉइंट 1 में कोई सवाल? अच्छा, कौन सी वाली बोला? अच्छा, एक सवाल सुने, ये बाकी लोग भी सुन लें। ये जो 100 यहां पर गुडविल में लिया है, ये क्या EL के एसोसिएट के एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है? EL की बुक्स में एक एसेट आ रहा था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। EL की बुक्स में एक एसेट आ रहा था, ये उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये EL के एसोसिएट के एसेट्स की एडजस्टमेंट नहीं है। EL की बैलेंस शीट में एक एसेट आ रहा था, उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। पॉइंट 1 में और कोई सवाल? अच्छा, सवाल पूछते हुए घड़ी देख के ना रुका करें। सवाल पॉइंट 1 में कोई और? पॉइंट नंबर 2 में SL की बातें की हुई हैं। तो SL में क्या क्या है जी? हमने SL के शेयर्स खरीदे थे, कितने रुपए के? 870 के, 870। और उस वक्त हमने जो शेयर्स खरीदे थे वो 54 मिलियन थे, आउट ऑफ टोटल कितने? तो उनके पास रह गए 6 मिलियन, 6 मिलियन शेयर्स ना, तो 6 मिलियन शेयर्स रह गए थे। और उस वक्त उन 6 मिलियन शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या थी? फर्स्ट जुलाई 17 को खरीदे थे ना, तो उस दिन 13 रुपए दिए हुए, तो ये 13 रुपए, कितना? 78। ये नीचे टेबल में आखिर में दिया हुआ। कैपिटल इसका 600, 54 मिलियन शेयर्स हमने लिए, वो 90% है, तो टोटल फिर 60 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, 600। और उस वक्त इसकी रिटेन अर्निंग्स 250 थी, और उस वक्त फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कोई भी नहीं थी, सब बराबर थे, तो इधर कुछ नहीं है। अब ये डब्बे 850, 3190, तो गुडविल इसकी बन गई
98 और इसकी 440। इम्पेयरमेंट है कहाँ लिखी हुई जी? इसी पॉइंट में कि 31 दिसंबर 19 तक गुडविल इंपेयर हो गई थी 30, लेस इम्पेयरमेंट 30। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एस वाले कॉलम में। अब एस के इतने सारे कॉलम हैं, किसमें? ये वाला कॉलम बना है 1 जनवरी 20 को, तो इधर। और वैसे भी सब्सिडी तो यही है 30। ये हो सकता था भी वो इसे क्वेश्चन करना पड़ता, ये 1 जुलाई की पिकअप दी होती, हमें सब्सिडी का क्वेश्चन है तो सीधे सब करना। इंपेयरमेंट की जुलाई कौन सी फिगर दी होती? 30 मिलियन होगी। हाँ हाँ, वो कहता है 2 फरवरी तक या मार्च तक इतनी हुई। नहीं, जब इसको बेच ही दिया, जब सब्सिडी ही नहीं रही, तो गुडविल की कौन सी? वो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट होती है, उसके अंदर गुडविल की इंपेयरमेंट नहीं होती। गुडविल तो सब्सिडी की ही है जो इंपेयर होती है। फारिग हो गया दिमाग कि जाग रहे हैं? बस थोड़ा सा रह गया सवाल, बस। पॉइंट नंबर 2 में पहली 3 लाइनें हो गई। उसके बाद 1 जनवरी 20 को शेयर्स बेचे और सब्सिडी गई, तो अब ये हो गई सब्सिडी की डिस्पोजल, यानी गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले देख लें कोई और एडजस्टमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद फिर शेयर्स बेचे और फिर शेयर्स बेचते हुए एरर ये किया कि जितने के बेचे वो सारा का सारा कैश डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये तो ठीक करे ना। जो उसने गलत प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है वो तो करे ना रिवर्स। 208 और बस, एडजस्टमेंट कोई नहीं। और गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं जी। कहाँ, किसका? ये तो एक एरर था ना। वो ठीक, जैसे हम वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिकॉर्ड किया होता है पी ने, वो रिवर्स करते हैं ना। ये वो रिवर्स किया है। हम लोग जो पी ने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिकॉर्ड किया होता है वो रिवर्स करते हैं, और जो प्रॉपर गेन ऑन डिस्पोजल बनता है वो करते हैं ऐड। तो मैंने वो प्रॉफिट रिवर्स किया। पी जब शेयर्स बेचता है तो अपनी बुक्स में कुछ तो उन पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करता होगा ना, वो हम रिवर्स कर देते हैं, और जो कंसोलिडेशन पॉइंट है वैसे गेन ऑन डिस्पोजल बनता है हम वो शामिल करते हैं। तो मैंने वो पी वाला प्रॉफिट रिवर्स किया बस। बस थोड़ा सा रह गया सवाल। ये क्या बना? 60 क्या? अरे हाँ, ये 40 और 24 वाली बात देखें जी। ये तो मैं पहले लिए थे 54 मिलियन शेयर्स जो कि 90% थे, यानी टोटल शेयर्स थे फिर 54 को 0.9 से ग्रॉस अप कर लें तो 60 मिलियन शेयर्स थे। पहले हमने 54 मिलियन शेयर्स लिए हुए थे। उसके बाद हमने 1 जनवरी 20 पे इन 54 में से 30 मिलियन बेच दिए तो 24 मिलियन रह गए। तो ये 60 मिलियन का कितने परसेंट है? 40%। फिर 1 अक्टूबर पे हमने इन 24 में से 9.6 और बेच दिए तो बाकी रह गए 14.4। ये 60 में से कितने हैं? 24%। ये ऐसे निकाला है 40 और 24 है जी। ये ऐसे निकाला है 40 और 24। टोटल शेयर्स 54 मिलियन को ग्रॉस अप करके 60 मिलियन निकाले। ये टोटल थे इसके। जब हमने 54 मिलियन शेयर्स लिए थे तो 1 जनवरी 20 को 30 मिलियन बेच दिए उनमें से, तो हमारे पास रह गए 24 मिलियन। अब हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है? 40%। फिर हमने इन 24 में से 9.6 मिलियन शेयर्स और बेच दिए, इतने रह गए। तो अब हमारी होल्डिंग कितनी है? 24%। तो ये ऐसे 40 और 24 और 90 तो पहले दिया हुआ। गेन ऑन डिस्पोजल किसका?
550 मिलियन। हम इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही उड़ा रहे हैं ना, तो वो जो 550 वहां डाल भी दिया है वो तो हम वैसे ही इन्वेस्टमेंट की लाइन ही खत्म करने लगे। नहीं नहीं नहीं, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जो 550 मिलियन हमें पैसे मिले थे वो क्रेडिट कर दिए इन्वेस्टमेंट को, तो हम तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट की लाइन खत्म कर रहे हैं। जो प्रॉफिट की गलती थी वो कर दी रिवर्स, जो उसने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी थी हम तो वैसे ही वो लाइन खत्म करने लगे। गेन ऑन डिस्पोजल निकाल रहा हूं, ये जो एसएल को 90 से 40 शिफ्ट किया है इस पे गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं। गुडविल मिटा दूं, एसएल बेच रहे हैं, चलो खैर 68 का तो करना भी कुछ नहीं, लेकिन खाली खाली अजीब लग रहा है तो 68 ये मिटा दूं है, कर लो यार। थके थके लग रहे हैं यार, हैं? हाँ भाई मिटा दूं। गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग 4। हाँ जी, कैसे करते हैं वर्किंग? जितने पैसे मिले कंसिडरेशन रिसीव्ड, कितने पैसे मिले? ये कौन से वाले शेयर्स बेचने की बात हो रही है? ये जब इसने 30 मिलियन शेयर्स बेचे हैं, क्योंकि तब सब्सिडी खत्म हुई है, तो कितने पैसे मिले? 550। और चूंकि रख लिए तो इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड की फेयर वैल्यू, कितने शेयर्स उस वक्त रख लिए थे? 24 मिलियन। तो उस वक्त इन 24 मिलियन, किस वक्त हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 20। उस वक्त जो 24 मिलियन रिटेन कर लिए थे कितने के थे? 18। 432। और अब से ये क्या बन गया था? ये 432 यहां आ गया। ये इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब एस से ए बन गया, तो ये जो यहां 432 है, अब ये इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इन्वेस्टमेंट एंड ए की वर्किंग कर रहा हूं। नासिर अब्बास कंसोलिडेशन मुश्किल है ना? है। इसीलिए इसको मैंने यही गाइड किया था कि आप ना रिपोर्टिंग का सिलेबस अलग और कंसोलिडेशन को अलग सब्जेक्ट पेपर समझें। लेकिन प्रैक्टिस देखें, अगर आपको कंसोलिडेशन के सवाल करके लग रहा है बस ठीक है समझ तो आ गया, समझ आना काफी नहीं है, पेपर में सवाल पूरा करना जरूरी है। तो जब तक आपने पूरे पूरे सवाल हाथ से नहीं गुजारे होंगे, ये नहीं होनी है प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें से अब उस वक्त नेट एसेट्स ये हम किसको बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसएल को बेच रहे हैं। तो एसएल का कैपिटल 600। प्रीमियम पहले भूल गए थे, देख लो यार, पहले भूल गए थे, ध्यान से देख लो, फिर देख लें, नहीं है। अच्छा, और रिटेन अर्निंग्स कौन सी फिगर लिखूं? ये हम इसको बेच रहे हैं ना, तो ये उसका एंडिंग पॉइंट है 340। ये तो हो गई उसकी बुक्स की फिगर्स। और हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स की? गुडविल लाए, कितनी? 60। जो याद रखा वो कर लेना। कल यही कंक्लूड किया था कि गुडविल पूरी लिख लेंगे और बाकी एडजस्टमेंट्स यहां से देख के। तो और क्या एडजस्ट किया? बस इंपेयरमेंट ही किए 30। कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, अच्छा वो उसकी है। तो ये बना 1008। इसमें से माइनस एनसीआई, ये कैसे फिगर निकलेगी? इस पे परसेंटेज लगा दें।
उस वक्त अगर बैलेंस शीट बन रही होती, उस वक्त अगर एनसीआई की वैल्यू निकालते, तो वैल्यू एट एक्विजिशन, अच्छा वो उड़ा दिए, 78 थी शायद, और 60 का 10%, 6। नाइन 2 4 58। वाकई का सोल्यूशन देखा। ये हो गया गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अभी भी बेच के सुकून नहीं हुआ और हमने इसको और बेचा और ए से छोटा ए कर लिया। ए को बेच के अगर ए ही रखा तो जैसे होता है ना एस टू एस, उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट इन इक्विटी करते हैं। कंसोलिडेशन चलती रहती है, बस एडजस्टमेंट इन इक्विटी आती है। अगर ए टू ए है, ये मैं बता डिस्पोजल रहा हूं, एक्विजिशन में भी अगर ए टू ए होता तो और ए बढ़ जाता। डिस्पोजल बता रहा हूं, अगर ए टू ए डिस्पोजल है तो है अभी भी ए, रहना तो उसने एसोसिएट है, इक्विटी मेथड ही है, लेकिन ये दो अलग अलग शेयर लगने हैं। इस अरसे के प्रॉफिट पे 40 और इस अरसे के प्रॉफिट पे 24, और ये जो ए की इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं इसके साथ ये सलूक करेंगे। यहां पर करूंगा मैं पहले, जब ये 40 होता था, 45 का 40%, कितना, 18, 450 50। ये बात दोबारा सुने, ये पहले कभी टेस्ट नहीं हुई थी, ये चीज ये पहली दफा टेस्ट हुई थी। एसएल 90% वाला बेच दिया, वो ये वर्किंग हो गई। अब जब ये 90 से 40 पे शिफ्ट किया तो कुछ अरसा 40 रहा और ये उस कुछ अरसे में कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारी 40% है, तो इस पे 40 लगा के इधर ऐड और इन्वेस्टमेंट में ऐड। जी रिपीट कर रहा हूं, ये मिटा दूं। ये एसएल वाली बात बताता हूं, 60 पे 90, 45 पे 40 और 25 पे 24। बताइएगा फिगर्स। 54 18 6। एसोसिएट था, थोड़ा सा बिक के रहा एसोसिएट ही है, लेकिन चूंकि परसेंटेज चेंज हो गई तो अकॉर्डिंगली जितने जितने परसेंट है वो यहां पर शामिल किया। और उसका दूसरा फैक्ट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में। लेकिन जब ये 40% में से कुछ बिक रहा था तो हम ऐसे ही समझेंगे कि हमने अपने एसेट में से एक पोर्शन बेच दिया। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पहले करते हैं कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज थी जो बेची है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या थी उस वक्त, 450। उस वक्त किस वक्त, 1 अक्टूबर 20 पे, उस वक्त ग्रुप की नजर में ये इन्वेस्टमेंट इतने की थी, उस वक्त की इन्वेस्टमेंट इतनी थी। हमने इसमें से एक पोर्शन बेच दिया तो उसको प्रोपोर्शनेटली इसमें से लेस कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ए अगर बड़े ए से छोटा ए हो रहा है तो जिस वक्त वो छोटा ए हो रहा है उस वक्त देखेंगे कि इक्विटी मेथड के मुताबिक इसकी क्या वर्थ बनती थी, और जितना बेच रहे हैं वो प्रोपोर्शनेटली यहां से डीरेकग्नाइज, और जितने का बेच रहे हैं और इनका डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस। अगर ए से बेच के छोटा ए बन रहा है तो जितना उस वक्त एसोसिएट का बैलेंस बनता होगा उसको प्रोपोर्शनेटली बेचना है। अब हमने कितना बेचा, हमने इसमें से डीरेकग्नाइज कर दिया, चाहे परसेंटेज के हिसाब से देख लें, चाहे ऐसे कर लें कि पहले थे हमारे पास, परसेंटेज के हिसाब से कर लें वो भी ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कर लें वो भी ठीक है। चले परसेंटेज पे कर लेते हैं। ये 40% था,
कितना बेच दिया? 16। परसेंटेज करना है वो भी ठीक है, और चाहे ऐसे कर लें कि हमारे पास 30 मिलियन शेयर्स थे, 30, हाँ 24 मिलियन थे, 9.6 बेच दिए, तो चाहे 9.6 ओवर 24 कर लें, चाहे 40% थे 16% बेच दिए, चाहे ऐसे कर लें, मकसद तो प्रोपोर्शन लेना है। कितना बना? अब 180 प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट गई, कितने का बेचा? तो जो प्रॉफिट आया इस पे 28 का, वो गेन ऑन सेल ऑफ ए। $208 माइनस 180, 28। हाँ जी, सब्सिडी 90% पे थी, सब्सिडी बिक गई, सब्सिडी का चैप्टर क्लोज। अब ये बाकी एसोसिएट 40% पे रह गई। अब ये 40% से भी 24 पे आ गई, कितनी बिक गई है? 16 ना। तो हम इस इन्वेस्टमेंट की पहले इस वक्त कैरिंग अमाउंट निकालेंगे कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट थी कितनी। वो ऐसे निकलेगी, 1 जनवरी 20 पे ये एसोसिएट बन गई थी। अब हम इसको छोटा ए बना रहे हैं 1 अक्टूबर 20 पे। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट इन ए बन गई थी, जो कि बनी थी 432, जैसे ही ए बनी थी 432 की बनी थी ना, तो इस दिन तक ये कितनी फल फूल के हो चुकी थी? इसका 40%, यानी 7-18 मिला लें, तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट इन ए ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इस दिन 450 की है। इसका एक टुकड़ा बेच रहे हैं, प्रोपोर्शनेट बेच रहे हैं, तो उसको प्रोपोर्शनेटली डीरेकग्नाइज कर देंगे, और जितना उस पर प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो यहां आ जाएगा। ये चीज है जो मैंने कोशिश की थी अंग्रेजी में लिखने की। वो जो नीचे वाला डब्बा एक मैंने कहा था 47 पेज पे, चैप्टर में पेज 47, चैप्टर में पेज 47, आखिर में डब्बा, पार्शियल डिस्पोजल ऑफ ए, कि जितना हिस्सा रह जाएगा उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वरना सब्सिडरी बेचते हैं तो करते हैं ना, या इवन के एसोसिएट भी बेच के अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट बन रही होती तो भी करते हैं। अब ए से छोटा ए बन रहा है, अब बाकी की फेयर वैल्यू अपडेशन की जरूरत नहीं है, बस जो प्रोपोर्शनेटली हम बेच रहे हैं उसको निकाल देंगे, और जो इस पे प्रॉफिट या लॉस है वो यहां आ जाएगा। क्या? हाँ, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है। और अब 1 अक्टूबर के बाद जो मजीद 6 रुपए कमा रहे हैं, अब वो ऐड कर लेंगे। ये जो मजीद 6 कमाया है वो यहां ऐड हो जाएगा। बस ये था सवाल। ये हो गया 870, ये हो गया 276, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बैलेंस शीट में आ जाएगा 1146। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आ जाएगा 1146। पीपी में तो एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है, 7000। करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं है, 7280, इसमें कुछ नहीं है, 400। लायबिलिटीज 4005। गुडविल ईएल वाली, एसएल वाली तो गई, ईएल वाली 440। कैपिटल 3620, प्रीमियम 3290। रिटेन अर्निंग्स नहीं, कुछ रह गया मुझे लगता है, क्या क्लोज नहीं किया, ये ईएल क्लोज नहीं किया, तो ऐड शेयर इन ईएल 575 का 60 70। ईएल में कितना है? 345। ये आ जाएंगी रिटेन अर्निंग्स, और एनसीआई बस सिर्फ ईएल वाली।
बस इतनी सी बात थी। कल डिस्पोजल की एसओसीआई करा के और उसका एक सवाल, और कोशिश यही है कि वो एक क्लास में ख़त्म करके, तो बस डिस्पोजल बहुत है, कैश फ्लो करूंगा शुरू। है क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। होता तो फुल डिस्पोजल जैसे है वो। डिस्पोजल ख़त्म, एसओसीआई रहती है, वो कल बताऊंगा। और उसमें IFRS 5 टेस्ट होता है। तो कल डिस्पोजल का एसओसीआई करा के कोशिश पूरी है कि कैश फ्लो कल शुरू कर लूं। अच्छा, टाइम इतना हो गया है, आपकी हालत देख के हिम्मत तो नहीं मेरी होती, या कर लूं बात? पक्की बात, बोझ नहीं डालना होता, बस कर लूं बात। अच्छा, वैसे एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था, तो उससे मुझे लगा कि मुझे ना आप लोगों को भी ये बात शेयर करनी चाहिए। आपकी इतनी उम्रें हो गई हैं और पढ़ाइयाँ आपकी चले जा रही हैं अब तक, तो अगर आप अपने बचपन की कुछ चीज़ें रिकॉल करें ना, जिसमें आपने बहुत सारी ज़िदें की हों पेरेंट्स से और आपकी वो ज़िद ना मानी गई हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी, तो वो जो पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो वो इसलिए नहीं मान रहे थे कि मेरे बच्चे को कोई मज़ा ही ना आ जाए, कहीं खुशी ना हो जाए, है कोई नुकसान वाली बात होगी। और ज़रूरी नहीं कि नुकसान वाली बात हो, उस वक्त आपकी वो बात ना मानना हो सकता है आपकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी हो सकता है उससे कोई और बेहतर चीज़ वालिदैन ने सोची हो सकता है उसी वक्त कुछ अरसे के बाद, या नहीं तो तकरीबन कंफर्म बात है कि जब आप पेरेंट्स की स्टेज तक पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा कि उनका फैसला सही था। वैसे तो हो सकता है आपको कुछ अरसे बाद भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हो, जब आप बड़े हुए हो तो आपको रियलाइज हुआ हो कि हाँ, वालिदैन का फैसला सही था। इसकी वजह यह है कि दुनिया में ना नॉर्मली सबसे ज्यादा मोहब्बत खुलूस के साथ वालिदैन कर रहे होते हैं औलाद से। नॉर्मली, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जनरली वालिदैन अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट लोग हों, बल्कि जरूरी क्या कंफर्म वो परफेक्ट लोग नहीं, इंसान है सारे, लेकिन फिर भी वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहे होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। ये जो मोहब्बत होती है ना मर मिटने के लिए, ये बहुत लो लेवल की है। वालिदैन की मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है। तभी ये जो आलू के मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह जो है 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो माओ ना, मतलब शौहर या बीवी का मोहब्बत नहीं बात की, माँ, तो वालिदैन की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है और अपनी अपनी कैपेसिटी में वो बेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को कुछ तो उस वक्त ही रियलाइज हो गया होगा कुछ अरसे बाद, और जो नहीं हुआ वो पेरेंट्स बनने के बाद हो जाएगा। तो आपको ये रियलाइज जो हो गया कि आपको जो उस वक्त जिद पे लग रहा था कि आपका भला है, असल में वो आपका भला नहीं था। अच्छा, अगर आप उस वक्त जिद पे अड़ते और आपको यह लगता कि नहीं, आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी ना उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो फिर आपको लगता कि आपके पेरेंट्स ने अच्छा नहीं किया। जब आप बच्चे हैं और अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपका दुनिया में सर्वाइवल माँ बाप के साथ चलने में, जब तक आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो आपका दुनिया में सर्वाइवल माँ बाप को फॉलो करने में, और माँ बाप यकीनन आपके भले के लिए कर रहे हैं, तो वो साथ रहेंगे, आप उनको ओबे करेंगे, तो दुनिया में सर्वाइवल है। अगर आपको उस वक्त माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि आपको लगता था आप सब सही कह रहे हैं, और आपके दिल में शिकायत आ गई कि माँ बाप सही नहीं कह रहे, आपने शायद किसी से शेयर भी कर ली, उस वक्त जो आपका दुश्मन होगा या माँ बाप का दुश्मन होगा, तो वो आपको आपकी इस फीलिंग के बाद क्या मशवरे दे रहा होगा, या आपको कैसे कंसोल कर रहा होगा, तुम सही थे, तुम सही थे, वाकई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। इससे क्या होगा नुकसान, इससे क्या नुकसान होगा शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में? माँ बाप से मुतनफर होने लग जाएगा, और जो माँ बाप की बातें हैं वो मानना छोड़ देगा कि मेरे लिए तो ये कुछ नहीं करते, और वो जो हमारा दुश्मन था वो हमें इस पे और पंप कर रहा होगा, और वो माँ बाप के बारे में और बदगुमानियां दिखा रहा होगा, देखा तब भी ऐसा हुआ था ना, देखा वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करते। तो वो जो दुश्मन है वो ये काम करता गया, और एक वक्त ही आया कि शायद औलाद टोटली नाफरमान होकर बाप माँ से कट ऑफ हो गए कि हम आपसे नहीं बात करना, हम हमसे मिलना नहीं चाहते। ये जो माँ बाप थे ना, ये चूंकि इंसान है तो इनका नॉलेज परफेक्ट नहीं था, उनको जो लग रहा था कि औलाद के लिए बेस्ट है, हो सकता है वो ना बेस्ट हो, लेकिन ये जो हम दुनिया में मौजूद हैं
और अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं और उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, एक मकसद के लिए भेजा है और उसके बाद फिर हमें वापस भी बुलाना है। अल्लाह हमारा बेस्ट ही चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह हमारा बेस्ट ना चाहते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हमें लग रहा है हमारा बेस्ट वही बेस्ट हो। कई दफा ऐसा होता है कि हमें जो चीज जो हम चाह रहे होते हैं कि हमें मिले, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। लेकिन चूंकि अल्लाह हमारे लिए बेस्ट चाह रहे होते हैं, अल्लाह वो चीज हमें नहीं देते हैं। उस ना देने में यह भी हो सकता है कि उससे हमें कोई नुकसान मिलने वाला था, यह भी हो सकता है कि अल्लाह हमारी ट्रेनिंग चाहते थे, यह भी हो सकता है कि अल्लाह ने उससे कुछ बेहतर हमारे लिए रखा हुआ है, शायद यहां शायद वहां। लेकिन अल्लाह हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं। हमारा एक दुश्मन है जो कंफर्म दुश्मन है, शैतान। और ऐसा नहीं है कि अब इतने साल हो गए तो अब शैतान मैच्योर हो गया होगा और अब उसको लगता होगा कि यार मैं क्या बचपने में था, अब वो आपसे आके शेयर करे, यार चल यार हम दोस्ती कर लेते हैं, मैं बस ऐसी इमेच्योर था तो मैं ऐसी बातें कर लेता था, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, सही सही बातें बताऊंगा। नहीं हो सकता। उसने क्यामत तक का अल्लाह को चैलेंज करके वक्त लिया हुआ है और वो कंफर्म दुश्मन है, कंफर्म। जब हमें यह लगता है ना कि जो हमें मिलना चाहिए था वही हमारे लिए बेहतर था, अगर हमें नहीं मिला तो अल्लाह हमारी नहीं सुनता है। इस सोच को शैतान कैपिटलाइज करेगा और वो कहेगा वाकई अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता, वाकई अल्लाह तुमसे प्यार नहीं करता। तो उससे क्या होगा कि वो अल्लाह ताला से और बागी होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब वो और बागी होना शुरू हो जाएगा तो अल्लाह ताला की ओबीडियंस गई और शैतान उसके भले में तो उसको ऐसे नहीं कर रहा था, शैतान उसको और ज्यादा जो है ना वो बुराई की तरफ लेकर जाना शुरू। शैतान इंश्योर करेगा कि दोज़ख की टिकट पक्की हो, इंश्योर करेगा शैतान इस बात को। और शैतान को इसमें कोई जल्दी नहीं है, इस शैतान के पास बहुत टाइम है। वो आराम से थोड़ा थोड़ा करके बागी करना शुरू हो जाएगा। तो इससे ऐसे बच सकते हैं कि आप दिल में इस बात का यकीन रख लें कि आपका काम है दुआ करना और आपका काम है कोशिश करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना है। हम बहुत सारी काम की कोशिश करते हैं और लगता है कि ये हो गया बस काम, लेकिन नहीं होता। इसका मतलब कोई है जिसकी रजा होनी थी, काम होना था। तो हम ये यकीन अगर बना लेंगे ना कि अल्लाह ताला हमारा बेस्ट ही चाहते हैं, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एफर्ट करना है और दुआ करना है। मन चाहा मिल गया तो शुक्र है, नहीं मिला तो सब्र है। लेकिन जब हमने ये शिकायत शुरू कर दी कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा नहीं करता, तो फिर हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि अल्लाह अच्छा करना छोड़ देगा, हमारा ये यकीन और पुख्ता होने लग जाएगा, फिर हमें हर चीज में बुराई नजर आ रहा होगा और शैतान उसको और कैपिटलाइज करना शुरू कर देगा। तो बस इस सारी बात से मेरा कंक्लूजन गुजारिश ये है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई मौके आएंगे जहां आपको दुआ पूरी नहीं हो रही होगी, कई मौके ऐसे आएंगे जहां पर आपको मन चाहा नहीं मिल रहा होगा, कई मौके ऐसे आएंगे जहां आपको लग रहा होगा कि आपके साथ जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। इस सोच को झटकें, इस यकीन के साथ कि नहीं, जो भी हो रहा है वो हो भले के लिए रहा है। जो होता है बेशक वो अपनी गलतियों से हो चाहे अपनी गलती ना हो। ऐसी कोई गाड़ी गलत चला रहा था, वो आके आपकी गाड़ी में ठोक दी, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो खड़े हुए आराम से, लेकिन जो हुआ है वो हुआ भले के लिए। जब ये यकीन रख लेंगे ना तो फिर मायूसी नहीं होती, और जहां मायूसी होती है फिर शैतान वहां उस मामले को कैपिटलाइज करना शुरू कर देता है। होता जो भी है वो भले के लिए होता है। एक ऐसी वो कहानियां जिस तरह बनी होती हैं, एक आयत की एक कहानी सी थी कि एक बादशाह का वजीर था, वो कहता रहता था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन वो शिकार पे बादशाह के साथ ही होता था। तो एक दिन ये हुआ कि बादशाह की ना उंगली कट गई। तो उस वजीर ने कहा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह को तब चढ़ गई इस बात पे, तो उसने वजीर को जेल में डलवा दिया। अच्छा, अब कुछ अर्से के बाद बादशाह शिकार पे गया हुआ था फौजियों के साथ में, तो वो शिकार पे उसका घोड़ा बिदका और वो ना अलग हो गया अपने सिपाहियों से, अलग होकर कहीं वो जंगल में फंस गया। वहां थे सारे जंगली, वो ले गए बादशाह को पकड़ के और उन्होंने उसकी बलि चढ़ानी थी अपने देवता के लिए। अच्छा, अब जब वो उसकी बलि चढ़ाने लगे तो किसी पुराने से जंगली ने देखा कि ये तो अनफिट है, इसकी तो उंगली नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसकी तो कुर्बानी नहीं होगी। तो उस बादशाह को उन्होंने छोड़ दिया। तो अब बादशाह जो है वो वहां से जान बचा के भागे कहीं ना कहीं अपने सिपाहियों से मिल गया और महल में वापस आ गया। अब जब वापस आया तो उसको याद आया कि मेरे वजीर ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरी उंगली कटी थी तो अच्छे के लिए हुआ, वरना आज गर्दन कटनी थी। तो अच्छा, वो जब सोच रहा होता है तो इस खुशी में वजीर को बाहर बुलवा लेता है और कहता है यार कि वाकई तुमने सही कहा था, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि चलो मेरे साथ अच्छा हुआ, तुम बिला वजह जेल चले गए। तो उसने कहा जी मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं जेल ना जाता तो मैं आपके साथ होता, तो आप अनफिट थे, मैं तो अनफिट नहीं था तो मेरी कुर्बानी हो जानी थी। तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर ये यकीन आ जाए ना हमारा कि अल्लाह हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, तो हमारा अगर मन चाहा में नहीं मिल रहा तो ये यकीन कर लें कि वो ना मिलना ही हमारे लिए अच्छा था। अगर मायूसी होनी शुरू हो जाएगी ना, फिर शैतान इसको और कैपिटलाइज करेगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।